लोग जय हिंद, नमस्कार। मैं उमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आपके साथ एक अहम खबर लेकर आई हूँ। पहले तो आप ये वाली जो स्क्रीन पर आपको खबर नज़र आ रही है वो ये कि चाइना ने विक्ट्री परेड के बाद जो ताइवान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है उसके अंदर ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी है। सवाल ये है कि अभी थोड़े ही दिनों पहले जो 3 सितंबर को चाइना ने विक्ट्री परेड की, जहाँ पर अपना पूरा बाहुबल, सारा जो उनका दमखम है वो दिखाया, जहाँ पर ग्लोबल लीडर्स भी इकट्ठा हुए। उसके साथ ही साथ ये खबर आती है और इस सबको देखते हुए ही अलास्का में एक मीटिंग होती है यूएस एंड तैवनीज़ डिफेंस ऑफिशियल्स के बीच में, और वहाँ पर क्या कुछ आगे इस मीटिंग में प्लान हुआ है और क्या कुछ होने वाला है, क्या ताइवान को लेकर चाइना और अमेरिका के बीच में एकदम आमने-सामने भिड़ंत होने वाली है और क्या कुछ पॉसिबल है, इसमें हम बात करेंगे डिटेल में। हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, 3 सितंबर को विक्ट्री परेड होती है, जहाँ पर ग्लोबल लीडर्स इकट्ठा होते हैं। चाइना ने अपनी पूरा शक्ति प्रदर्शन किया और उसके बाद से ही ये खबर आती है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है, वहाँ पर ताइवान के अंदर चाइना उस सब वहाँ पर ऑयल एंड गैस ड्रिल करना शुरू कर दे रहा है। उसके बाद यूएस और ताइवान एक्टिवेट हो जाता है और सीक्रेट मीटिंग होती है। आप क्या देख पा रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है? देखिए अंबर जी, सितंबर 3 2025 को चाइना ने अपनी विक्ट्री परेड में अपना जो बाहुबल दिखाया है, अपना जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन, वेपन सिस्टम, हाइपरसोनिक मिसाइल, न्यूक्लियर ट्रायड मिसाइल, अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, टैंक्स, एम्फीबियस जो वेपन्स हैं और अंडर वाटर जो बताए जाते हैं जो वेसल्स हैं, सबमरीन्स हैं, उन सब का पूरा प्रदर्शन किया है। इससे एक तरह से वार्निंग भेज रहे हैं अमेरिका को कि आप साउथ चाइना सी में अपना जो पेट्रोलिंग है बंद कर दीजिए और हम धीरे धीरे ताइवान को हम एनसर्कल करके हम उसके ऊपर कब्जा करेंगे। और वो जरूरी भी है चाइना को, क्योंकि वो ताइवान को अपना भाग मानता है। वो कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं मानता है रिलेटेड टू ताइवान। अब अमेरिका की जो पॉलिसी है विद रिलेटेड टू ताइवान एम्बिगुअस है, वो क्लियर कट नहीं है। क्या वो पूरा सपोर्ट करेगा वो मालूम नहीं है। वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ताइवान को सपोर्ट करेगा। इंसिडेंटली जो ताइवान के अंदर जो पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टी जो केएमपी है, उनके मेंबर जो थे चांग काई शेक, उन्होंने जापानीज ट्रूप को हराया भी था। और वो जब उधर लड़ाई हुई थी उनके और सीसीपी के बीच में, तो वो ताइवान आ गए थे। तब से इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। ऐसी बात है कि ताइवान को हिस्टोरिकली अमेरिका का समर्थन मिला हुआ है और ये एम्बिगुअस हो चुका है, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी आज चाइनीज इकोनॉमी के साथ इंटरवाइंड है। अमेरिकन कॉर्पोरेट्स के 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर चाइना के अंदर इन्वेस्टेड है और वो अमेरिका के जो इकोनॉमिक प्रभुत्व है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी अमेरिका ताइवान को आर्म्स बेचता रहता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बेचता रहता है। इसी के अंदर आपने देखा है कि 2022 में नैन्सी पेलोसी ने विजिट भी किया था ताइवान को। शी वॉज द थर्ड रैंकिंग हाई रैंकिंग ऑफिशियल। और जब जब से नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया है उसके बाद मिलिट्राइजेशन ऑफ साउथ चाइना सी हो चुका है। चाइना ने एक तरह से एक टाइमलाइन डाल दी है जिसमें वो बताते हैं कि 2027 में वो इन्वेशन स्टार्ट करेंगे ताइवान का। और उससे पहले वो अपनी एक तरह से सप्रभुता दिखाना चाहते हैं साउथ चाइना सी में। और वो ताइवान के पास जो ताइवान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उधर जाके उन्होंने ड्रिलिंग चालू कर दी है। और इस थ्रेट को अमेरिका ने भी सीरियसली किया है और अलास्का में ताइवानीज और अमेरिकन फोर्सेस ने एक तरह से बैठक भी की है कि अगर कोई थ्रेट होता है तो उसको कैसे काउंटर करें। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ताइवान के पास जो कैपेसिटी है सेमीकंडक्टर चिप बनाने की, जो 3 mm से नीचे नैनो चिप्स जो बताते हैं
ताइवान बना सकता है, वो कोई भी कंट्री नहीं बना सकता। इसीलिए चाइना चाहता है कि ताइवान को इन्वेड करे, वो उस कंट्री को अपने अंदर मिला ले, ताकि ग्लोबल चिप सप्लाई सिस्टम पे उसका प्रभुत्व आ जाए और वो सारी वर्ल्ड के ऊपर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। अमेरिका ये होने नहीं देगा, मुझे लगता है। और इसी के लिए ये जो सप्लाई चेन है साउथ चाइना सी की, उसको बचाने के लिए ये कवायद चल रही है। जी। तो उमेश जी अभी आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका जो है वो चाइना को कहीं न कहीं भिड़ंत में शामिल करना चाहता है, भारत के साथ जो कर रहा है। कहीं न कहीं अमेरिका जो है जो उसके हेजेमनी को जो चैलेंज किया गया है, उसको कहीं न कहीं साख को बचाने में ये सब लगा हुआ है और ये सारी चीज़ें कर रहा है, जो नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं चाइना को एंगेज करना चाहता है। देखिए, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें मुझे लगता है, ये मेरा विचार है, इंडिया और चाइना के बीच में अभी जो टाइस जो फ्रॉग था इतने सालों में, वो एक तरह से खत्म जैसा हो चुका है। अब वो बातचीत करना चालू कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि चाइना के अंदर हमें सिविलाइजेशनल टॉक करने की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि अ, भारत के जो कल्चरल एक्सचेंजेस है, वो चाइनीज़ कल्चरल एक्सचेंज के साथ चालू हों, जैसे जापानीज़ के साथ है। तो वो पीपल टू पीपल टाइज चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सीसीपी के एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल से भी उन्होंने बात की है। बताया जाता है कि चाइना अभी सीपेक में अपना जो इंटरेस्ट है वो खत्म कर चुका है और वो अभी शिफ्ट होने की तैयारी में है। और अमेरिका भी एक तरह से पाकिस्तान में शिफ्ट हो चुका है। तो कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर इंडिया पीओजेके पे हमला करता है और वो अपने अंदर पीओजेके अपने अंदर मिला लेता है, उसी समय चाइना भी ताइवान के ऊपर हमला करके उसको अपना एक तरह से भाग बना लेगा और भारत उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगा। इधर चाइना पीओजेके के लिए कुछ नहीं बोलेगा। ये शायद एक पॉसिबल डील हो सकती है दोनों कंट्रीज के बीच में। अगर जिस हिसाब से अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाता रहा, जिस हिसाब से आपत्तिजनक टिप्पणी करता रहा, जिस हिसाब से भारत के अंदर रेजिम चेंज ऑपरेशन चालू कर रखेगा, सीआईए जो यहाँ पे एक इंडिया को एक्स इंडिया बनाने की बात कर रही है, तो अगर ये सब चीज़ चलेगी, तो भारत और चाइना एक साथ आना लाज़मी है और इसके अंदर दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जिसमें हम पीओजे ले सकते हैं और वो ताइवान के ऊपर एक तरह से अपना कब्ज़ा कर सकता है। और इसमें आपने देख ही लिया है कि भारत ने भी अभी तक कुछ बोला नहीं है ताइवान के ऊपर, ना चाइना ने पीओजे के ऊपर कुछ बोला है। तो एक तरह से ये सब डिप्लोमेटिक सर्कल्स में अनडिक्लेयर्ड डील्स होती है और जब होगा तब आप देखेंगे कि ये दोनों एक-दूसरे को समर्थन देंगे और 2026 में ब्रिक्स समिट भारत में होने वाली है। चाइनीज़ राष्ट्रपति शायद भारत भी आएँगे। 2027 में ब्रिक्स की जो समिट है, वो हो सकती है चाइना में, वो चाइना में हो रही है और मेरा मानना है कि ब्रिक्स समिट 2027 के बाद चाइना शायद इन्वेजन कर सकता है ताइवान के ऊपर। ये मेरा हुँ, एक तरह से आकलन है, क्योंकि उस समय भी आप ये देखेंगे वर्ल्ड लीडर्स ब्रिक्स के मतलब 33 कंट्रीज़ जो आज है, वो ब्रिक्स के अंदर है। उस समय ब्रिक्स के अंदर शायद 50 कंट्रीज़ हो सकती है और चाइना वो एक तरह से दिखाना चाहेगा कि वर्ल्ड ऑर्डर में 50 कंट्री उसके साथ है और उसको रख के वो ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है और इसी के लिए और उसने अपनी पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। ताइवान के एयर डिफेंस ज़ोन में वो अपनी एयरक्राफ्ट भी भेज रहा है, ताकि ताइवान की जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, उसको एक तरह से गेज कर सके। बिल्कुल। तो आने वाले समय में फिर आपको क्या लग रहा है कि किस तरह के चैलेंजेज़ वो और नज़र आते हैं? क्योंकि लगातार वो इंडिया को भी एंगेज करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और और चाइना को भी कर रहा है। तो आखिर अमेरिका भारत और रशिया को तो किया हुआ ही है। तो इन सभी उभरती ताकतों को एंगेज करके इस तरह से अमेरिका उभरने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अमेरिका चाहता है कि इंडिया और चाइना आपस में लड़ पड़े, ताकि उसका जो जो इंडियन इकोनॉमी है, वो खत्म हो जाए और चाइनीज़ इकोनॉमी वीकन हो जाए, ताकि उसकी हेजेमनी को चैलेंज ना हो।
बट पुतिन ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी और उन्होंने एक तरह से पीस ब्रेकर जैसे उन्होंने इंडिया और चाइना के रिलेशंस को संभाला और उन्होंने साथ में लेके आने के लिए ये क्रेडिट हम पुतिन को दे सकते हैं। क्योंकि गलवान के बाद एक तरह से सिचुएशन बॉर्डर पे खराब हो गई थी, शायद मिलिट्री स्कर्मिशेस भी हो सकती थी, बात हो रही थी। उस समय पुतिन ने वो डेलिकेट सिचुएशन संभाला और 2025 में आपने देखा है कि किस तरह से वो जो सिचुएशन है वो खत्म जैसी हुई है, इसका पूरा आश्रय हम एक तरह से पुतिन को दे सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उमेश जी आपने ये बात भी कही थी पिछले एक प्रोग्राम में कि जो पुतिन है वो चाइना को आगे चल के जो मतलब अभी समय रहते और समय के हिसाब से चाइना का इस्तेमाल करें आगे चल के धोखा भी दे सकते हैं। तो क्या ये भारत के लिए भी लागू होता है? देखिए, सबसे पहले बात है कि जियोपॉलिटिक्स कैसे करवट लेगा हमें नहीं मालूम। अगर यूक्रेन वॉर अगर बंद हो जाता है और रशिया और अमेरिका के बीच में अगर इकोनॉमिक पार्टनरशिप चालू हो जाता है, तो आप ये देखेंगे चाइना एक तरह से अलग-थलग हो जाएगा साउथ चाइना सी में। तो यूक्रेन वॉर को कंटिन्यू रखना एक तरह से चाइना के एडवांटेज में रहेगा क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस दोनों जगह स्ट्रेच्ड आउट रहेगी। अगर यूक्रेन वॉर अगर खत्म हो जाता है और यूरोप भी एक तरह से सेफ हो जाता है, तो यूरोपियन प्लस अमेरिकन प्लस नाटो की शक्ति पूरी साउथ चाइना सी में आ जाएगी चाइना के अगेंस्ट एक तरह से घेराबंदी करने। तो वो चाइना नहीं चाहता, इसके लिए वो मल्टी फ्रंट वॉर उसने एक तरह से चालू करके रखा है। इसलिए उन्होंने इसराइल को कंडेम किया है, इसके लिए वो यूक्रेन वॉर को भी चाइना नहीं चाहता कि ये एक तरह से बंद हो और यूरोप के अंदर वो कोई ना कोई एक तरीके से रशियन डर को बनाए रख पा रहा है। ये चाइना की बहुत बड़ी कूटनीति एक तरह से सफलता है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। बिल्कुल, तो चाइना और भारत को आप यहाँ पर कहाँ पे आँक रहे हैं फिर? भारत की जो कूटनीति है उसको कैसे देख रहे हैं? भारत को कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारत को देखिए ऑपरेशन सिंदूर में ताइवान ने तो हमारा कोई सपोर्ट तो किया नहीं था, ठीक है? और ताइवान हमेशा एक तरह से वो हमेशा अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में भी अगर युद्ध होता है और या भारत या चाइना के बीच में भी युद्ध होता है, तो ताइवान के लोग मेनलैंड चाइना को सपोर्ट करते हैं। तो हमें उनसे क्या मतलब है? ताइवान के साथ जो हमारा करार है, कोऑपरेशन है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर तो हो ही रहा है। जितने दिन फ्री रहे, हम उनके साथ ट्रेड करेंगे। जिस दिन वो चाइना के अंदर आ गए, हम चाइना के साथ कर लेंगे। हमें क्या फ़र्क पड़ने का है? तो मतलब ये हम समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई बदलाव भी आता है तो भारत पे ख़ास कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कुछ अ, भी नहीं पड़ता। अमेरिका अमेरिका जो इतना परेशान है वो क्यों इतनी सारी चीज़ें कर रहा है? क्यों साउथ चाइना सी और इस सब में चाइना को और इस सबको एनसर्कल करके एंगेज करने की काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है? 32% जो चाइना का लैंड मास है, वो के कोस्टल एरिया में आता है। वहाँ पे 96% ऑफ द पॉपुलेशन रहती है। साउथ चाइना के कोस्ट में अगर कोई वॉर होता है, तो अल्टीमेटली वो चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरह से अटैक करेगा अमेरिका, उनकी सिटीज़ को। तो चाइना को अटैक करना मतलब उनकी जीडीपी को डाउन करना रहेगा। बदले में चाइना किसके ऊपर अटैक करेगा? अमेरिकन वॉरशिप्स पे करेगा या ताइवान के ऊपर करेगा। अमेरिकन जनता को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अमेरिका चाहता है कि चाइना को उसी के एरिया में काउंटर किया जाए। इसके लिए वो जापान, साउथ कोरिया और ताइवान को सपोर्ट करता है, ताकि वो मेनलैंड अमेरिका तक ना पहुँच सके। ये एक तरह से स्ट्रैटेजी है अमेरिका की कि वो अपने दुश्मन कंट्री के जो एरिया के अंदर ही है, वहाँ पे उसको सीमित रखना चाहता है। वेनेजुएला में भी वो बात हो गई है। वेनेजुएला में चाइना ने वहाँ पे पैड बना ली है। इसके लिए अमेरिका ने अपनी वॉरशिप उधर भेज दिया है और पहले वो लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को उधर से हटाना चाहते हैं और वो अमेरिका करके रहेगा और चाइना इसके लिए अपोज़ भी कर रहा है। अब जब उनके खुद के बॉर्डर में वॉर चलते रहेंगे या कुछ मिलिट्री बिल्डअप होगा, क्या चाइना वेनेजुएला को इतनी दूर वो सपोर्ट भेज पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये एक तरह से अमेरिका प्रोवोक कर रहा है चाइना को कि वो मल्टी फ्रंट वॉर सब जगह चालू कर दे।
ताकि उसकी जो सैन्य शक्ति है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये क्लासिक अमेरिकन स्टाइल है। वो एक तरह से चाइना को मिलिट्री एसेट्स को फार स्ट्रेच करना चाहते हैं, जो चाइना अमेरिका के साथ अभी कर रहा है। ओके। तो ये जो सारी चीज़ें हम होता हुआ देख रहे हैं, तो अब यही समझ सकते हैं कि इसके पीछे अमेरिका जो है वो अपना जो पावर है उसको कंट्रोल करने के लिए सारी चीज़ें कर रहा है। और रशिया की अगर बात करें तो जैसे आपने रोसनेफ्ट और उसकी बात की थी, एक्सॉन मोबिल की, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और क्यू प्लस अलायंस की भी खबर आई थी, जो रशिया यूक्रेन वॉर के जो पूरे नेगोशिएटर हैं उन्होंने जो किया था। तो इस सब से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि क्या कुछ जो सरफेस पे दिखाई नहीं दे रहा वो कुछ हो रहा है, जो साइडलाइंस पे हुआ होगा अलास्का में। देखिए, जैसा प्रो इंडिया ट्रम्प अगर प्रो पाकिस्तान ट्रम्प बन सकते हैं, तो प्रो चाइनीज पुतिन, प्रो अमेरिकन पुतिन भी बन सकते हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल। इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं, इंटरेस्ट परमानेंट होता है। तो ये बात आप ध्यान के रखिए, जियो पॉलिटिक्स में जब फायदा जिससे मिलेगा कंट्रीज उधर शिफ्ट हो जाएंगी। आपको रिलेवेंट रहना पड़ेगा फायदा देने के लिए, ताकि आपके अलायंसेस इंटैक्ट रहे। ये आप समझने वाली बात है। बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल भारत अपनी रेलेवेंस और निर्भरता ख़ास तौर से अगर कहें तो उस दिशा में भारत काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य हमने 15 अगस्त को सुना और उसमें काफ़ी अहम बातें उन्होंने कहीं, जिससे आने वाले जो वर्ष हैं उनका एक विज़न समझ में आता है। और जिस तरह से भारत अपनी एक स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस या फिर हम कहें जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें अपना स्पेस बनाने की एक कोशिश में आगे बढ़ रहा है, पॉलिसीज़ में इम्प्रोवाइज़ेशन हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। उस पे आप उन बदलावों को देखकर, जो प्रधानमंत्री मोदी का विज़न है, उसको देखकर आपको क्या उम्मीद नज़र आ रही है कि भारत अपनी क्या जगह बना पाएगा? देखिए, भारत अपने हिसाब से अपना सेंट्रिक ग्लोबल ऑर्डर बना रहा है, और बिल्कुल, भारत ने क्लियर कर दिया है कि हम किसी के साथ में नहीं है, हम हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से रहेंगे। हमें मन करेगा तो हम रशिया से भी तेल लेंगे, हम रशिया से वेपन्स लेंगे, हम इसराइल के साथ भी ले सकते हैं, हम अमेरिका से भी लेंगे, हम जापान से भी काम करेंगे। इकोनॉमिक फायदा रहा तो चाइना से भी बात करेंगे। ये जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है, भारत उसके ऊपर बिलीव करता है। और भारत अपने सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाएगा, हमारा जिसमें फायदा होगा हम उसके साथ काम करेंगे। तो ये चीज़ भारत ने क्लियर कट बोल दिया, और किसी के पचड़े में पड़ने वाले नहीं है। हमें कोई भी वो तमगा नहीं चाहिए कि हमें पीस मेकर या ग्लोबल ये चीज़। अगर कंट्रीज़ अगर आती है भारत के पास की सुलझ हमें एक तरह से मिला दीजिए, तो भारत ट्राई करेगा। पर भारत चल के उनके पास नहीं जाएगा कि आप पीस कर लो। अब ज़ेलेंस्की चाहते हैं पीस होने के लिए, रशिया चाहता है कि पीस हो जाए, ईयू चाहता है पीस हो जाए, तब ये तीनों मिल जाते हैं तो पीस हो जाएगा रशिया यूक्रेन में। बट भारत एक तरह से नहीं बोलेगा कि आप पीस कर लो। हमारे लिए हमारा एक ही चीज़ है, वी कैन बी द मीडिएटर। अगर कोऑर्डिनेट कर लेंगे, इनिशिएटर हम नहीं करेंगे। तीनों पार्टी कन्वर्जेंस में आते हैं और ट्रस्ट भारत के ऊपर रहेगा, तो भारत वो ट्रस्ट को एक तरह से मेंटेन करेगा। फेयर इक्विटेबल डील देगा सबको, जिसमें सबके इंटरेस्ट होंगे। दिस इज व्हाट भारत विल बी डूइंग। बिल्कुल। और देखते हैं अभी इन सारी चीज़ों से और क्या आगे हमें बदलाव नज़र आता है। फ़िलहाल उमेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।